हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 101 होने वाला है वो होने वाला है कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस के ऊपर, जो कि रिलेट करता है इशू ऑफ डिवेंचर से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, ये जो टॉपिक है हमारा कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस, ये सेम एज इट इज़ है इशू ऑफ शेयर की तरह। क्योंकि इशू ऑफ शेयर में भी बेटा हमने कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का कंसेप्ट पढ़ा था। तो जैसे ट्रीटमेंट हमने वहाँ करा था, सेम टू सेम कट टू कट कॉपी पेस्ट हमने यहाँ पर भी सेम ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बस बात यहाँ पर ध्यान ये रखनी है कि वहाँ पर हमने शेयर वर्ड लगाया था, तो यहाँ पर बस हमें डिबेंचर वर्ड लगाना है, ठीक है। आज की क्लास में हम बेटा कॉल इन एरियर अपना कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम अपना कंप्लीट करेंगे कॉल इन एडवांस का कंसेप्ट, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, अगर मैं कॉल इन एरियर की बात करूँ तो जब कोई डिबेंचर होल्डर बेटा कंपनी को पैसे देने से मना करता है, तो ऐसे सिनारियो में कंपनी उसको कॉल इन एरियर कह देती है। और कॉल इन एरियर बेटा जनरली तब होता है जब कंपनी या तो शेयर इशू करती है या तो डिबेंचर इशू करती है। अच्छा, हमारा टॉपिक अभी डिबेंचर का है, तो यहाँ पर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, तो ऑफकोर्स ही बात है अगर कोई डिबेंचर होल्डर डिबेंचर्स का पैसा देने से मना कर दे तो उसे कॉल इन एरियर कहते हैं। पर बेटा जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना, वो तीन तरीके से कर सकती है, या तो कैश में, या तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में, या कोलेटरल सिक्योरिटी में। तो देखो, कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी में कभी कॉल इन एरियर नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर ना देखो, कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या होता है, वैसे मैं इनके लेक्चर सेपरेटली आपको दूंगा, बट मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि कंसिडरेशन अदर देन कैश में होता क्या है कि कंपनी अपने डिबेंचर इशू तो करती है पर सामने वाले से पैसा नहीं लेती। सामने वाले से या तो कोई एसेट ले लेती है कैश के अलावा, जैसे मशीन, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, या सामने वाले का बिजनेस एक्वायर करती है और बदले में अपने डिबेंचर देती है। तो यहाँ पर कॉल इन एरियर यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे डिबेंचर पैसे देने से मना कर दे, ये सिचुएशन यहाँ पर अराइज नहीं होती, इसलिए कंसिडरेशन अदर देन कैश में कॉल इन एरियर नहीं होता। दूसरी बात है कॉलेटरल सिक्योरिटी। तो कॉलेटरल सिक्योरिटी में क्या होता है मेरे बच्चे, वैसे मैं इसका लेक्चर सेपरेटली दूंगा बट फिर भी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। कॉलेटरल सिक्योरिटी में होता क्या है कि एक कंपनी जब बैंक से लोन लेती है, तो लोन लेने के बिहाफ पे बैंक समटाइम आस्क टू द कंपनी कि आप लोन तो ले रहे हो हमसे, पर क्या आप कुछ चीज गिरवी रख सकते हो, मतलब आप अपने एसेट्स को चार्ज पे रख सकते हो, सिक्योरिटी पे रख सकते हो। क्योंकि हमें बोलते हैं ना कि डाउट है कि कल के दिन अगर आपकी कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी तो आप हमें पैसा कैसे लौटाओगे, हमें लोन का पैसा कैसे वापस करोगे। तो कंपनी ना ऐसे में अपने कुछ एसेट्स ना चार्ज पे दे देती है, किसको, बैंक को, एज अ प्राइम सिक्योरिटी। बट समटाइम बैंक ना इन प्राइम सिक्योरिटी से भी बोलते हैं ना सेटिस्फाइड नहीं होता। बैंक कहता है ठीक है, आपने अपने बिजनेस का लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, जो भी है जो भी कंपनी ने दिया होगा एज अ प्राइम सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को, बैंक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बैंक कह रहा है इसके अलावा भी मुझे कुछ और दे दो तो फिर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। तो यहाँ पर ना हमने अपनी कंपनी के डिवेंचर इशू कर दिए एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी, ठीक है। एडिशनल सिक्योरिटी हमने बैंक को दी कि लो हमारी कंपनी के डिवेंचर भी रख लो और अब तो सेटिस्फाइड हो जाओ। तो जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को एडिशनली एडिशनली सिक्योरिटी के तौर पर बोलते हैं ना कि कंपनी को देती है, तो यहाँ पर मेरे बच्चे उसको कहा जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कि प्राइम सिक्योरिटी के अलावा हमारी कंपनी ने बैंक को एक एडिशनल सिक्योरिटी यानी सेकेंडरी सिक्योरिटी दी है, दैट इज नोन एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी पे हम अपने डिवेंचर दे रहे हैं, तो टेक्निकली हम बैंक से कोई पैसा थोड़ी ले रहे हैं उसका, हम तो लोन ले रहे हैं ना बस, और एज अ सेफ्टी के तौर पर कि बैंक को एक सेफ्टी फील हो कि हाँ उनका पैसा डूबेगा नहीं अगर वो हमें लोन दे रहे हैं। तो बस हम तो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी पे डिवेंचर दे रहे हैं, एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर डिवेंचर दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी कोई कॉल इन एरियर का कंसेप्ट अराइज नहीं होता। डिवेंचर इशू जब हम करते हैं और कॉल इन एरियर को जब हम देखते हैं बेटा डिवेंचर इशू के टाइम पे, तो जनरली ना वो तब अराइज होता है जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं कैश में। और कैश में भी वो तब अराइज होता है जब हम इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं। क्योंकि जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं कैश में तो दो तरीके से कर सकते हैं, लमसम और इंस्टॉलमेंट। तो लमसम में क्या होता है, एक ही कॉल में पैसा आता है,
और उस कॉल का नाम होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एक ही कॉल में आता है। तो वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आप एक साथ सिंगल शॉट में सारा पैसा मंगा रहे हो लमसम में, तो वहाँ पर भी कॉल इन एरियर हो जाए, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने डिवेंचर होल्डर से एक ही बारी में सारा पैसा मांग रहे हो, देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो आपको कोई मतलब नहीं। पर जब आप अपने डिवेंचर को इशू करते हो कैश में और इन इंस्टॉलमेंट में, तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि डिवेंचर होल्डर एप्लीकेशन का तो पैसा दे दे, पर अलॉटमेंट का ना दे, फर्स्ट कॉल का ना दे और सेकंड कॉल का ना दे। तो ऐसा हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट में क्या हो जाए, कॉल इन एरर। पर याद रखना, इंस्टॉलमेंट में भी एप्लीकेशन में नहीं हो सकता, क्योंकि एप्लीकेशन आपकी पहली कॉल होती है, वहां पर तो सभी पैसे देंगे। पर कहाँ देने से मना कर सकता है डिवेंचर होल्डर? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो जो भी कॉल इन एरियर के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे बेटा, वो जनरली आपको इन इंस्टॉलमेंट से दिखाई देंगे। बोलो, क्या आपको क्लियर हो गई बात? द आंसर इज यस। अब अपनी बात को ना बेटा समझाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ मीनिंग्स और कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, जरा पढ़ते हैं कि क्या है। तो लिखा है कि देखो, कॉल इन एरियर क्या है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे डिबेंचर होल्डर, वेयर आर डिबेंचर होल्डर, जहाँ पे कि डिबेंचर होल्डर हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल मेड बाय अ कंपनी। तो यहाँ पर बेटा देखो, डिबेंचर क्या करता है, डिबेंचर होल्डर क्या करता है? फेल कर देता है, यानी पैसे देने से मना कर देता है उन कॉल्स का जो कॉल्स मेड बाय अ कंपनी, जो कॉल्स किन्होंने मंगाई थी, कंपनी ने। तो जो कॉल्स कंपनी ने मंगाई, अगर डिबेंचर होल्डर उनका पैसा देने से मना कर दे, तो दैट इज नोन एज कॉल इन एरियर एंड इट इज जनरली एसेट फॉर द कंपनी, क्योंकि कंपनी को अभी उन कॉल्स का पैसा डिबेंचर होल्डर से मिला नहीं है, पर स्टिल वो फ्यूचर में मिल जाएगा। तो कंपनी मीनवाइल टेम्पररी बेसिस पे कॉल इन एरियर को क्या मानती है? अपना एसेट भी मानती है। अपने इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है। जैसे कंपनी ने इशू किए बेटा डिबेंचर विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। मान लो डिबेंचर इशू किया और डिबेंचर का जो फेस वैल्यू है ओरिजिनल, मान लो वो ₹10 है। बताइए नहीं कितने डिबेंचर इशू करे, मान लो एक ही डिबेंचर इशू किया है, फॉर एन एग्जांपल एक ही डिबेंचर इशू किया है और इसके फेस वैल्यू ₹10 है। कंपनी ने कहा हम पैसे कुछ इस तरीके से मांगेंगे, पेबल एज कि एप्लीकेशन में ₹4 मांगेंगे, अलॉटमेंट में ₹3 मांगेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ₹3 मांगेंगे। तो देखो, कंपनी ने एक डिबेंचर के ऊपर पूरे ₹10 मांग लिए। मान लो एक डिबेंचर होल्डर था, ठीक है, जिसने पैसे देने से मना कर दिया, फेल्स टू पे, ₹3 देने से मना कर दिए फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल के ₹3 थे, उसने पैसे देने से मना कर दिए। तो बस हम इसी पॉइंट को कहते हैं कॉल इन एरियर। तो ये जो ₹3 नहीं दिए ना डिवेंचर होल्डर ने, इसी अमाउंट को बोला जाता है कॉल इन एरियर। तो दैट अमाउंट इज कंसिडर्ड एज कॉल इन एरियर। ठीक है। अब मान लो कि जरूरी नहीं कि एक डिवेंचर हो, क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू करे हों, पर इसमें से एक डिवेंचर होल्डर था जिसके पास 100 डिवेंचर थे और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसे नहीं दिए। तो बताइए, 100 डिवेंचर थे और उसने कितने रुपए नहीं दिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में? ₹3। तो 100 इंटू 3 कर दो, 300। मान लो कि उसके पास 1000 डिवेंचर थे जिसने कॉल इन एरियर किया, तो 1000 इंटू 3 कर दो, आ गया ₹3000 का कॉल इन एरियर। तो इस तरीके से मेरे बच्चे हम कॉल इन एरियर का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिए हैं जो कि इस तरीके से है, जरा ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पर हमने एबीसी लिमिटेड ने इशू किया है 10,000 9% डिवेंचर ₹10 ईच के साथ। ठीक है। तो 10,000 कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है 9% वाले। अब आपको पता है ये 9% का मतलब क्या है कि इन डिवेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 9% से दिया जाएगा। हालांकि इंटरेस्ट अभी हमें इग्नोर करना है, इंटरेस्ट की मैं आपको सेपरेट क्लास दूंगा, तो वहां पर आप पढ़ना कि डिवेंचर्स को हम इंटरेस्ट कैसे देते हैं। पर यस, मैं जहां जहां भी डिवेंचर लिखूंगा तो वहां वहां मेरी कॉमन प्रैक्टिस होती है कि मेरी क्या मतलब, ये एज अ पूरे इंडिया में कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी हम डिवेंचर्स लिखते हैं तो उसके आगे उसका रेट मेंशन करते हैं। तो हम जहां जहां डिवेंचर लिखेंगे बस वहां वहां 9% भी लिखते रहेंगे। और हम 10,000 9% डिवेंचर कितने रुपए के साथ इशू कर रहे हैं? 10 ईच के साथ। तो 10 ईच इनकी क्या हो गई? फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम कॉल मनी करेंगे इन इंस्टॉलमेंट, यानी पैसा मंगाएंगे टुकड़ों में, यानी इंस्टॉलमेंट में। तो पहला टुकड़ा वही एप्लीकेशन ₹5 का मंगाएंगे, दूसरा टुकड़ा अलॉटमेंट हम ₹3 का मंगाएंगे, तीसरा टुकड़ा फर्स्ट कॉल जो कि हम ₹2 का मंगाएंगे। कह रहे ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिला है एक्सेप्ट रमेश को छोड़ के, जिसके पास कंपनी के 200 डिबेंचर हैं एंड डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो यहाँ पर रमेश ने मेरे बच्चे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा देने से क्या कर दिया है? मना कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो रमेश डिबेंचर होल्डर है उसने कर दिया है कॉल इन एरियर, कहाँ? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में। बोलो, क्लियर हो गई बात?
क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और आपको बनानी है बैलेंस शीट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको ऑब्वियस सी बात है, मैंने प्रीवियस क्लास में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री बहुत अच्छे से समझाई थी, तो मैं दोबारा वो नहीं समझाने वाला। आप प्लीज़ प्रायर लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़कर अगर आए हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप डायरेक्ट ही लेक्चर देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा प्रायर लेक्चर पढ़ो। वहाँ पर मैंने बताया कि कैसे हम इंस्टॉलमेंट में और लमसम में एंट्री पास करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले जर्नल प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जर्नल के अंदर ही हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। फॉर्मेट बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, और सबसे पहले हम किसकी एंट्री पास करेंगे? एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में जो सबसे पहले एंट्री पास होती है वो किसकी होती है बेटा? रिसीव की। और फिर किसकी एंट्री पास होती है? ड्यू की। बट इसके बाद जो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होगी, वहां पर जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। और ये सब मैं आपको प्रायर क्लास में बता चुका था। पहली कॉल में बेटा कंपनी को पता नहीं होता है कि मेरे डिबेंचर होल्डर्स कौन होंगे, तो इसलिए पहले कंपनी रिसीव करती है और फिर उन्हें ड्यू करती है। पहले रिसीव कर लेती है पैसा एप्लीकेशन में, फिर मानती है कि हाँ हमने इन्हीं से पैसा मांगा था, यानी इन्हीं को पैसा ड्यू किया था। फिर जब अलॉटमेंट होती है तो कंपनी को पता होता है कि अलॉटमेंट में हम किन किन से पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि कंपनी को पता है मेरे डिबेंचर होल्डर कौन है। तो कंपनी वहाँ पहले ड्यू करती है, फिर रिसीव करती है, फर्स्ट कॉल में फिर ड्यू रिसीव। ये पैटर्न रहता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो एप्लीकेशन मेरे बच्चे कितने रुपए की थी? 5 रुपए की। तो एप्लीकेशन 5 रुपए की है, तो यहाँ पर सबसे पहले रिसीव की एंट्री हम पास करेंगे। रिसीव की एंट्री मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो बताइए कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स है? बताओ। 10,000 डिवेंचर्स हैं, और एप्लीकेशन में हम कितना मांग रहे हैं? 5 रुपए। तो 10,000 इंटू 5, 50,000, 50,000, ठीक है। फिर हम ड्यू कराते हैं इसी डिवेंचर एप्लीकेशन के पैसे को। तो ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन हमारे लिए पहले लायबिलिटी था, पहले क्रेडिट था, तो अब हम इसको डेबिट करते हैं। और इसके जगह पे ना कंपनी अपनी नई लायबिलिटी किसको दिखाती है? डिवेंचर्स को। क्योंकि जनता को जो लेंडरशिप मिलती है, देखो शेयर में कंपनी जनता को देती है अपनी ओनरशिप, बट डिवेंचर के सिनारियो में कंपनी क्या देती है जनता को? लेंडरशिप। तो जो लेंडरशिप दी जाती है ना, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो डिवेंचर के नाम का दिया जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, आपने पहले डिवेंचर एप्लीकेशन को अपनी लायबिलिटी दिखाया था, क्रेडिट किया था रिसीव में, पर जब आप ड्यू करते हो ना, तो इसी लायबिलिटी को, इसी डिवेंचर एप्लीकेशन की लायबिलिटी को क्रेडिट से डेबिट करके खत्म करके एक नई लायबिलिटी हम दिखाते हैं, किसके नाम से? 9% डिवेंचर के नाम से। तो जो 9% डिवेंचर नाम की लायबिलिटी है वो इस बात पे निर्भर करेगी कि कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू करे? 10,000। और एप्लीकेशन कितने रुपए की? ओरिजिनली 5, तो 10,000 इंटू 5 करेंगे तो 50,000। तो देखो लायबिलिटी भी कितने से खत्म करी? 50 से, क्योंकि रिसीव में क्रेडिट था एप्लीकेशन 50,000 से, तो डेबिट भी हुआ 50,000 से। और हमने जो लैंडरशिप भी दी वो दी 50,000 से, तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए। और नैरेशन आप पास कर सकते हो। रिसीव की नैरेशन होगी बिंग 9% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और ड्यू की नैरेशन होगी बिंग 9% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ड्यू। फिर अलॉटमेंट मंगाई बेटा हमने। अलॉटमेंट कितने रुपए की? बताओ। 3 रुपए की अलॉटमेंट है। तो जब हमने अलॉटमेंट मांगी 3 रुपए की, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ड्यू करेंगे। यहाँ पे कंपनी बोलती है अपने डिवेंचर होल्डर्स को कि मेरे प्यारे डिवेंचर होल्डर्स पैसा भेजो। किसका पैसा भेजो? 9% डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा भेजो, अलॉटमेंट का। और हम आपको यहाँ पर हैंड टू हैंड लेंडरशिप देते हैं, किस नाम से? 9% डिवेंचर के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैंडरशिप दी जाती है ना बेटा, ये इस बात पे दी जाएगी कि कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं? 10,000 टोटल। अलॉटमेंट ओरिजिनली फेस वैल्यू के साथ कितने की है? 3 रुपए की। तो 10,000 इंटू 3, 30,000। तो कंपनी ने लैंडरशिप कितने की दी डिवेंचर के नाम से? 30,000। और यही पैसा ना डिवेंचर होल्डर भेजेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट के नाम से 30,000। तो ये डेबिट क्रेडिट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नरेशन होगा बिंग 9% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब कंपनी को पैसा रिसीव होगा, तो जब कंपनी को पैसा रिसीव होगा तो कंपनी एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी का बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, क्योंकि कंपनी को ना अलॉटमेंट के पैसे मिल रहे हैं। तो कंपनी अपना बैंक अकाउंट डेबिट करेगी, और जो 9% डिवेंचर अलॉटमेंट कंपनी ने ड्यू में एसेट दिखाया था कि हमें इसका पैसा मिलेगा, तो ऑफकोर्स अब आपको इसका पैसा मिल रहा है, तो 9% डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो आपको 30,000 मिलने थे, पर बैंक में देखो आपके 30,000 रुपये नहीं आए हैं। पता है क्यों? क्योंकि रमेश नाम के व्यक्ति ने ना, जो डिवेंचर होल्डर था आपकी कंपनी का, उसने कॉल इन एरर किया। अब बताओ उसके पास कितने डिवेंचर थे? 200 रुपए। उसने अलॉटमेंट के कितने नहीं रुपए दिए? 3। तो कॉल इन एरियर हो गया। और ये कॉल इन एरियर बेटा आपको रिसीव की एंट्री में ही मेंशन करना होता है। क्यों? ड्यू में जब कंपनी पैसा मंगा रही होती है तो कंपनी को थोड़ी पता होता कौन कॉल इन एरियर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है।
वो तो एक्चुअली में हमें तब पता चलता है ना जब ऐसा रिसीव होता है। तो कॉल इन एरियर अकाउंट को हमने डेबिट किया। डेबिट क्यों किया मैं अभी भी बता रहा था, ये हमारे लिए एसेट है, क्योंकि कंपनी को पता है अभी नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बाद में दे देगा। तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो कॉल इन एरियर को हमने 600 से डेबिट किया। 30,000 आने थे, 600 अभी आए नहीं है, तो बैंक अकाउंट में कितने आएंगे? 29,400। दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो मुझे लगता है कि इतनी बात आपको क्लियर यहाँ पर हो गई होगी। फिर इसका नरेशन आप पास करेंगे, बीइंग 9% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कि आपको पैसा रिसीव हो रहा है, एंड कॉल इन एरियर यहाँ पर क्या हो गया? इनकर्ड। फिर आप इसके बाद सेम फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है बेटा? 2 रुपए की। तो यहाँ पर आप फर्स्ट कॉल 2 रुपए से मेंशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ड्यू है। तो ड्यू में आप पता है कंपनी बोलती है कि मेरे प्यारे डिवेंचर होल्डर्स, किनका पैसा भेजो? आप फर्स्ट कॉल का पैसा भेजो। तो कंपनी को पता है 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, तो ये हमारा एसेट है, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। डेबिट किया। और कंपनी यही ड्यू में हैंड टू हैंड उन्हें लैंडरशिप यानी लैंडरशिप प्रोवाइड कर रही होती है, तो यहाँ पर कंपनी अपनी लायबिलिटी दिखा देती है 9% डिवेंचर के नाम से। ठीक है, तो 9% डिवेंचर को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे जो कंपनी ने लैंडरशिप दी है, और ये इस बात पे निर्भर करेगा कि कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू करे, 10,000, और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की? 2 रुपए की। तो 20,000 से कंपनी ने यहाँ पर लैंडरशिप दी, और इसी के बदले जनता डिवेंचर फर्स्ट कॉल में पैसा कितना भेजेंगे? 20,000। तो फर्स्ट कॉल को कंपनी ने एसेट दिखाया, डेबिट किया 20,000 से। अब जब पैसा रिसीव होगा मेरे बच्चे, तो ये जो डिवेंचर फर्स्ट कॉल कंपनी के लिए एसेट था, डेबिट था, अब ये क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से, और इसके बदले कंपनी का बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कंपनी को रिसीव में पैसे मिलेंगे। पर रमेश नाम का जो शेयर होल्डर है, उसने बेटा अलॉटमेंट में तो कॉल इन एरियर किया था, फर्स्ट कॉल में भी किया है, तो 200 इंटू 2 रुपए से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो यहाँ पर रिसीव में बेटा हमारे रमेश ने जो कॉल इन एरियर किया है वो 400 रुपए का किया। तो कंपनी विल से कि इतना पैसा तो हमें मिला नहीं है, तो ये फ्यूचर में मिलेगा। तो कॉल इन एरियर को हमने क्या दिखाया? अपना टेम्परेरी बेसिस पे एसेट, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। तो 400 रुपए से हमने कॉल इन एरियर को डेबिट किया। 200 डिवेंचर रमेश के पास थे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल की थी बेटा, तो 200 इंटू 2 करके 400 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब 20,000 आने थे, 400 नहीं आए, तो एसेट दिखा दिया। तो बताइए बैंक में कितने आए होंगे? लेस कर दो, 19,600 आए होंगे। यही आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। और इसकी नरेशन क्या होगी? ड्यू की तो नरेशन आप कर ही सकते हैं, बीइंग सॉरी, यहाँ पर बेटा इक्विटी शेयर लिखा है, तो अब इसको चेंज कर देना, ये होगा 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और आपका रिसीव का जो एंट्री होगा वो होगा बीइंग 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एरियर इनकट, आप इसके आगे लिख सकते हो। ठीक है, बोलो क्लियर हो गई? इसी के साथ देखो हमारी एंट्रीज हो चुकी हैं। इतनी सिंपल एंट्रीज होती है बेटा, कुछ भी नहीं होता। मेरी तो बस औपचारिकता है कि मुझे आपको पढ़ाना है। जिस बच्चे का शेयर कंसेप्ट अच्छा होगा, इशू ऑफ शेयर पढ़कर अच्छे से आया होगा, तो हमने इशू ऑफ शेयर में ऑलरेडी कॉल इन एरियर पढ़ा हुआ है बेटा। तो जैसा वहां था वैसे यहाँ पर भी है, सिर्फ चेंज ये है कि हम शेयर से डिवेंचर में आ चुके हैं। तो जहाँ जहाँ शेयर लिखा है वहाँ वहाँ हम डिवेंचर लिख रहे हैं बस, बाकी कॉल इन एरियर का कंसेप्ट सेम। अच्छा, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी पूछी थी। बैलेंस शीट बेटा वही एबीसी लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था एबीसी लिमिटेड। तो देखो हमने एबीसी लिमिटेड लिखा। शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013, आपको पता है बैलेंस शीट शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। फिर हमने लिखा बैलेंस शीट, फिर हमने लिखा एज ऑन, डेट हमें गिवन नहीं है तो डैश डैश डैश। और क्योंकि हम पूरी प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, कंपनी के बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट बना रहे हैं, दैट्स वाई एक्सट्रैक्ट फॉर्मूला। सॉरी, जो फॉर्मेट है बेटा बैलेंस शीट का, वो है पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट। और यहाँ पर सबसे पहले हम मेंशन करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, क्योंकि डिवेंचर बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज होती हैं। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर आएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कैटेगराइज होते हैं दो पार्ट में, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। बट यहाँ कुछ आ नहीं रहा है, तो डैश डैश हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट में हम लिखते हैं अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज। और नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर जो पहली लाइबिलिटी आती है बेटा, वो आती है हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि कंपनी ने 9% डिवेंचर इशू करे। और देखो 9% डिवेंचर कंपनी ने कितने के इशू करे? 10,000 डिवेंचर इशू करे 10 रुपए के साथ। तो कंपनी ने टोटल जो डिवेंचर इशू करे थे वो करे थे 1,00,000 रुपए के। पर कंपनी को यहाँ ना 1,000 रुपए नहीं मिले, पता है ना? 600 रुपए अलॉटमेंट में नहीं मिले रमेश से, और 400 रुपए रमेश से हमें फर्स्ट कॉल में नहीं मिले। तो टोटल कितने नहीं मिले? 1,000। तो 1,00,000 में से 1,000 नहीं मिले तो कितने मिले? 99,000। तो हम नेट बोरोइंग होती है, जो नेट अमाउंट हमने लिया है ना, वो हम बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं।
तो हमने बताओ अभी नेट पैसा जनता से एज अ लोन एज अ डेप्ट की फॉर्म में जो लिया है डिवेंचर से, वो कितना लिया है 99, क्योंकि 1000 रुपये आया ही नहीं रमेश से हमारे पास डिवेंचर का, तो हम यहाँ पर 99,000 रुपये की अपनी लाइबिलिटी दिखाएंगे। बोलो बात समझ में आई? वैसे तो 1 लाख की दिखानी थी, पर क्योंकि 1000 रुपये आए नहीं है तो हम 99,000 से दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो ये इतना आसान कंसेप्ट था, एंड आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आप देखिए। यहाँ पे XYZ लिमिटेड ने इशूड किए हैं 30,000 डिवेंचर 12% वाले 100 ईच की फेस वैल्यू के साथ, और कंपनी ने कहा हम अपने डिवेंचर अब फेस वैल्यू पे नहीं इशू करेंगे, अब हम अपने डिवेंचर को थोड़े महंगे प्राइस पे इशू करेंगे जो कि है 10%। तो कंपनी ने कहा हम यहाँ प्रीमियम मांगेंगे 10% का। अब बताइए 10% किस पे लगेगा? फेस वैल्यू पे। अगर आपकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की है और आपका प्रीमियम है 10% का, तो अगर आप 10% अप्लाई करते हो, सॉरी 100 पे अगर आप 10% अप्लाई करते हो तो ये कितना आएगा? 10 रुपये ही निकल कर आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर कंपनी अपना डिवेंचर जनता को तो 100 रुपये का देगी, क्योंकि डिवेंचर का वैल्यू 100 रुपये, पर जो पैसा मांगेगी ना कंपनी, वो मांगेगी 110 रुपये। तो कंपनी को यहाँ पे 10 रुपये का फायदा होगा, और उसी फायदे का नाम क्या रखा जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू कॉल मनी इंस्टॉलमेंट इज फॉलो, और कंपनी ने कहा कि हम पैसे कुछ इस तरीके से मांगेंगे कि एप्लीकेशन में 40 मांगेंगे, अलॉटमेंट में 40 मांगेंगे, फर्स्ट कॉल में बैलेंस मांगेंगे। अब एक बार बताओ, एक बार ही आपने 40 मांग लिए, एक बार आपने 40 मांग लिए, टोटल कितने मांग लिए? 80। फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो फर्स्ट कॉल में बैलेंस कितना बनता है? 20। पर सर हम प्रीमियम भी तो मांग रहे हैं ना 10 रुपये, वो कहाँ मांगेंगे एक्स्ट्रा? तो वो ना देखो बताया तो है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ना हम अलॉटमेंट में मान लेंगे कि एक्स्ट्रा जो 10 रुपये मांग रहे हैं वो हम अलॉटमेंट में मांग रहे हैं। ठीक है, पर फर्स्ट कॉल का बैलेंस कितना था? 20 रुपये। ठीक है, चलो फिर कह रहे हैं ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आपको मिला एक्सेप्ट किसको छोड़ के? मुकेश को छोड़ के, जिसके पास कंपनी के 5,000 डिवेंचर्स हैं। ठीक है, जिसके पास कंपनी के 5,000 डिवेंचर्स हैं, एंड इसने पे नहीं किया है, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी, और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया फर्स्ट कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया, बट फर्स्ट कॉल कर रहे हैं। क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। अच्छा बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप खुद नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। तो देखो एप्लीकेशन की एंट्री आपको आती है, अलॉटमेंट की एंट्री भी आती है विद प्रीमियम के साथ, मैंने प्रायर लेक्चर में आपको एंट्री सिखाई थी। तो अलॉटमेंट में यहाँ 40 + 10 होगा, क्योंकि हम 10 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम के मांगेंगे। ठीक है, और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 20 रुपये की। तो आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की तो एंट्री पास कर ही सकते हो। बस फर्क क्या पड़ गया कि फर्स्ट कॉल में कॉल इन एरियर हो गया, तो कॉल इन एरियर एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आ गया। तो देखो जो अपना बेसिक है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, ये अपने बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने, बस इन्हीं में तो फिर एडिशनल कंसेप्ट ऐड होते रहते हैं। तो सेम यहाँ इशू ऑफ डिवेंचर में आपका इशू ऑफ डिवेंचर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिवेंचर को एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में कैसे इशू करते हैं, कैसे पैसा मंगाते हैं। फिर उसके बाद तो एडिशनल कंसेप्ट लग जाते हैं कि कॉल इन एरियर क्या है, कॉल इन एडवांस क्या है। तो अपना कंसेप्ट अच्छा रखना है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी। एप्लीकेशन कितने की बताओ? 40 रुपये की। अच्छा, तो आपने यहाँ पे जनरल का फॉर्मेट बनाया है, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पर मेंशन कर दिया कि हम एप्लीकेशन मंगा रहे हैं 40 रुपये की। सबसे पहले वही रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने डिवेंचर इशू किए थे बताओ कंपनी ने? 30,000, और कितने रुपए की एप्लीकेशन है? 40। तो 30 × 40 कितना हो जाएगा? 12 लाख। 12 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हो ना, 12 लाख 12 लाख हो जाएगा। ठीक है, फिर कंपनी इसी डिवेंचर एप्लीकेशन के पैसे को, जिसको लाइबिलिटी दिखाया था, क्रेडिट किया था, अब इसको डेबिट करेंगी, और इसके जगह पे हम लाइबिलिटी किसको दिखाएंगे? अब 12% डिवेंचर को। ठीक है, तो यहाँ पर 30,000 × 40 के हिसाब से हमने अपनी लाइबिलिटी दिखाई डिवेंचर को 12 लाख, क्योंकि कंपनी ने डिवेंचर इशू करे थे 30,000 और एप्लीकेशन की फेस वैल्यू है 40, तो यहाँ पर हमने लाइबिलिटी दिखाई 12 लाख की। और डिवेंचर एप्लीकेशन का हमें पैसा भी कितना मिला था? 12 लाख, तो हमने डेबिट भी कितना किया? 12 लाख। तो डेबिट में भी 12 लाख हो गया ड्यू में, और क्रेडिट में भी 12 लाख। तो ये एंट्री हमारी पास होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी पहली एंट्री पास होगी एप्लीकेशन की। नरेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, नरेशन आपको ऐसे ही पास करने हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एंट्री हमारी अलॉटमेंट की है। अब देखो अलॉटमेंट कितने की थी हमारे पास? 40, पर ये तो फेस वैल्यू है ना, क्योंकि हमने फेस वैल्यू को तोड़ दिया। एक बार 100 रुपये में से 40, एक बारी 100 में से 40, फिर एक बारी बैलेंस यानी 100 में से 20 मंगाया, तो हमने तो फेस वैल्यू मंगाई है ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में। पर ये जो 10 रुपये हम, यानी 10% यानी 10 रुपये जो हम एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं, वो कहाँ मंगा रहे हैं?
तो जब नहीं बताते तो अलॉटमेंट में मान लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे अलॉटमेंट ना देखो फेस वैल्यू है 40 रुपए की, पर हम यहाँ 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो हमने 40 + 10 लिख दिया। अब हम यहाँ पर बेटा सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे। ऑफ कोर्स आपको पता है कि अलॉटमेंट में पहले एंट्री ड्यू एंड फिर रिसीव की होती है। तो यहाँ पर ना कंपनी देखो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट को अपना एसेट दिखाएगी और डेबिट करेगी, क्योंकि ये पैसा कंपनी मांग रही है अलॉटमेंट का, तो एसेट है। और कंपनी कह रही है हैंड टू हैंड हम आपको यहाँ पर लैंडरशिप भी दे रहे हैं, तो 12% डिवेंचर को हमने यहाँ पर अपनी लायबिलिटी भी दिखा दिया। तो इसमें सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, हम करते हैं जो हम लैंडरशिप दे रहे हैं इसको। तो 30,000 कंपनी ने डिवेंचर इशू करे थे इन टोटल, और जो लैंडरशिप दी जाएगी वो तो फेस वैल्यू के साथ दी जाएगी, क्योंकि कंपनी जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है वो तो रेपुटेशन के मांग रही है। उसके बदले लैंडरशिप थोड़ी दी जाएगी पब्लिक को। पब्लिक को जो डिवेंचर दिया जाएगा अलॉटमेंट में वो 40 रुपए के साथ दिया जाएगा, ना कि 50। तो यहाँ पे 30,000 इंटू 40 करके हमने ना अपनी डिवेंचर की लायबिलिटी दिखा दी 12 लाख रुपए से, ठीक है। पर कंपनी क्योंकि यहाँ कुछ पैसा एक्स्ट्रा मांग रही है तो कंपनी को वो पहले ही बताना पड़ता है, तो इसलिए ड्यू में ही सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। और कंपनी बोलेगी कि हम आपसे कुछ पैसा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, जो कि रेपुटेशन का है, हमारी परफॉर्मेंस का है, तो ये कंपनी की इनकम हो जाती है एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट करेंगे। तो डिपेंड करता है कितने डिबेंचर इशू करे कंपनी ने, 30,000। हर एक डिबेंचर पे कितना प्रीमियम मांग रहे हैं हम, 10 रुपए, तो 30,000 इंटू 10 3 लाख। तो कंपनी ना टोटल जब डिबेंचर अलॉटमेंट में पैसा मांगेगी ना तो 15 लाख मांगेगी। 12 लाख लैंडरशिप के, जो लैंडरशिप दे रही है कंपनी पब्लिक को, और 3 लाख रुपए अपने रेपुटेशन यानी परफॉर्मेंस के। तो 15 लाख रुपए जनता से मांगे जाएंगे। तो डिबेंचर अलॉटमेंट को डेबिट किया 15 लाख से। और जब पैसा रिसीव होगा बेटा, तो जिस डिबेंचर अलॉटमेंट को कंपनी ने एसेट दिखाया था, डेबिट किया था, उसे क्रेडिट किया जाएगा 15 लाख रुपए से, और उतना ही पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आ भी गया, कितना, 15 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट 15 लाख 15 लाख, और ये हमारी एंट्री यहाँ पर पास हो गई। क्योंकि यहाँ पर कोई कॉल ही नहीं था तो यहाँ पर ऐसे सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जैसे हम फर्स्ट कॉल में आते हैं बेटा, तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, बैलेंस था तो 20 रुपीज़ की थी। तो याद रखना यहाँ पर सबसे पहले हम किसकी एंट्री पास करेंगे, एज यूजुअल ड्यू की। कंपनी वही डिवेंचर फर्स्ट कॉल को अपना एसेट दिखाएगी, डेबिट करेगी, और इसके बदले यहाँ हैंड टू हैंड अपना डिवेंचर डिवेंचर के नाम से पब्लिक को क्या देगी, लैंडरशिप देगी। तो इसको लायबिलिटी दिखा देगी। तो टू 12% डिवेंचर, कितने डिवेंचर इशू करे कंपनी ने, 30,000। तो लैंडरशिप दी जाएगी 30,000 डिवेंचर पे 20 रुपए के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट कॉल 20 रुपए की है। तो 30,000 इंटू 20 6 लाख, और वही कंपनी के डिवेंचर फर्स्ट कॉल में आएंगे 6 लाख रुपए, क्योंकि जितनी कंपनी ने लैंडरशिप दी है जनता उतना ही पैसा यहाँ पर भेजेगी। अब देखो अलॉटमेंट में लैंडरशिप 12 लाख की दी थी, तो 12 लाख क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ 3 लाख रुपए कंपनी ने एक्स्ट्रा मांगा था। तो 15 लाख देने थे, तो इसलिए 15 लाख आए कंपनी के पास रिसीव में। पर यहाँ पर कंपनी ने लैंडरशिप दी है, यहाँ पे कोई प्रीमियम प्रीमियम का पैसा नहीं मांगा, वो अलॉटमेंट में मांग चुके हैं। इसलिए कंपनी ने जितनी की लैंडरशिप दी है उतना ही पैसा फर्स्ट कॉल में आएगा। और जब कंपनी को पैसा रिसीव होगा ना बेटा, तो जिस डिवेंचर फर्स्ट कॉल को हमने एसेट दिखाया था, डेबिट किया था, अब हम उसे क्रेडिट करेंगे 6 लाख रुपए से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर जब कंपनी पैसा रिसीव करने लगी, तो हमारा जो डिवेंचर होल्डर था मुकेश, जिसके पास 5,000 डिवेंचर है, उसने यहाँ पर फर्स्ट कॉल का पैसा देने से क्या करा बेटा, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल का पैसा देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो कॉल इन एरियर हो गया। अब कंपनी को पता है पैसा नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे मिल जाएगा। तो कॉल इन एरियर को टेम्परेरी बेस पे हमने क्या दिखा दिया, अपना एसेट एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। तो 5,000 डिवेंचर्स पे 20 रुपीज़ के हिसाब से पर डिवेंचर पे हमने कॉल इन एरियर दिखाया, तो कितना हो गया ये, 1 लाख। तो यहाँ पे 6 लाख में से अगर हम 1 लाख रिड्यूस करते हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट में कितने आ गए मेरे बच्चे, 5 लाख रुपए। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और इसी के साथ आपका यहाँ पे जो जर्नल एंट्री है वो होता है फिनिश। ना एवरीवन बेटा, अब हम बनाएंगे कंपनी के बैलेंस शीट। सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी का नाम लिखेंगे। कंपनी का नाम क्या था बेटा, XYZ लिमिटेड। तो हमने लिख दिया XYZ लिमिटेड। कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाई जाती है किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाई जाती है बेटा, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये हमने मेंशन कर दिया। इसके नीचे हमने मेंशन करा बैलेंस शीट एज ऑन डेट, हमें गिवन नहीं है तो हमने डैश 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 लिख दिया, क्योंकि हम ये प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बस एक पार्ट बना रहे हैं, छोटा सा पार्ट बैलेंस शीट का, जिसमें हम डिबेंचर को एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हमने यहाँ एक्सट्रैक्ट लिख दिया। तो यहाँ पर बेटा फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का, तो आपको पता ही है, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट। यहाँ पर हम सबसे पहले लायबिलिटीज़ को ही एक्सप्लेन करते हैं, और डिवेंचर एक लायबिलिटी है, तो यहाँ पर सबसे पहले लायबिलिटीज़ ही मेंशन की जाएंगी।
तो यहाँ पर हमने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज फर्स्ट पॉइंट पे, और इसके अंदर जो पहली लायबिलिटी हम मेंशन करते हैं वो करते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स, वन इज योर शेयर कैपिटल, अनदर इज योर रिजर्व एंड सरप्लस। तो ए और बी के नाम से हमने यहाँ पर इन्हें मेंशन किया। शेयर कैपिटल तो कुछ नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर मेरे बच्चे हम शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, तो कोई शेयर कैपिटल रेज नहीं हो रही है। बट यस, हम यहाँ पर अपने डिबेंचर को इशू कर रहे हैं, और वो डिबेंचर इशू कर रहे हैं प्रीमियम के साथ। तो प्रीमियम हमारा 10% का है, और ये 10% का प्रीमियम अगर हम 100 रुपये की फेस वैल्यू पे अप्लाई करते हैं तो हमारा 10 रुपये का प्रीमियम आता है। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर पे? 30,000 डिबेंचर्स पे। तो जो फायदा हुआ है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का, एक्स्ट्रा पैसे जो कंपनी ने चार्ज करें, वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से प्लेस हो जाएगा कि 30,000 डिबेंचर पे कंपनी ने 10 रुपये का प्रीमियम मांगा है, तो ये आ गया 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने ये मेंशन कर दिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट में आते हैं आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी में दो लाइबिलिटीज होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। पर क्योंकि डिबेंचर आप यहाँ इशू कर रहे हो, जनरली डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, तो इसलिए हमने नॉन करंट लाइबिलिटी मेंशन करा है NCL, और इसके अंदर अपनी सबसे पहले लाइबिलिटी मेंशन करी है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर हमने कौन सी बोरिंग्स करी है बेटा? 12% डिबेंचर के नाम से, क्योंकि हमने जनता से लोन मांगा है, तो 12% डिबेंचर हमने यहाँ पे मेंशन किया। बताइए कितने नंबर ऑफ डिबेंचर आपने इशू किए थे? आपने किए थे 30,000 डिबेंचर, 100 ईच के। वैसे तो एक बार 40, एक बार 40 और एक बार 20 मांगे थे, पर आपने टोटल 100 रुपये तो मांगे ही हैं। तो आपने अपने जो डिबेंचर इशू किए थे जनता के बीच में 30,000 किए थे 100 रुपये की टोटल फेस वैल्यू के साथ, तो 30 लाख रुपीज के आपने डिबेंचर इशू किए। पर यहाँ पर ना बेटा हमारे पास ना मुकेश नाम का एक डिबेंचर होल्डर है जिसके पास 5,000 डिबेंचर थे, और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था। तो फर्स्ट कॉल में कॉल इन एरर किया था ना मुकेश ने, तो 5,000 पे उसने फर्स्ट कॉल यानी 20 रुपए के हिसाब से पे नहीं किया। तो टोटल कितने नहीं दिए थे उसने? 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पर कंपनी ने कहा 30 लाख रुपए हमें मिलने चाहिए थे डिबेंचर से, पर हमारे पास यहाँ पर 1 लाख रुपए आई नहीं, क्योंकि मुकेश नाम के डिबेंचर होल्डर ने कॉल इन एरर कर दिया था फर्स्ट कॉल में। तो 30 लाख में से 1 लाख रुपए हमने माइनस करा, तो टेक्निकली जो डिबेंचर का पैसा आया है कंपनी के पास वो कितना आया है? 29 लाख, जो कि कंपनी ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इसी के साथ देखो हमारा ना ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, और इसकी बैलेंस शीट भी हमने बनाकर रेडी कर दी। ठीक है, तो मुझे लगता है जनरल एंट्री और बैलेंस शीट आपको अच्छे से यहाँ पर इसकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मेरे बच्चे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस तरीके से है, इसको भी आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ABC लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 14% डिवेंचर एट द रेट ₹10 ईच के साथ। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि कॉल मनी हम करेंगे कुछ इस तरीके से, एप्लीकेशन में 3 रुपये, अलॉटमेंट में 5 रुपये, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये। यहाँ पर बेटा कंपनी ने अपने डिवेंचर को प्रीमियम के साथ इशू नहीं किया, पार यानी फेस वैल्यू पे कराए। जितनी फेस वैल्यू उतनी ही कंपनी मांग रही है टोटल, तो 10 रुपये कंपनी ने मांगे पूरे पूरे। यस, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिला एक डिवेंचर होल्डर को छोड़ के, जो कि रंजीत है, जिसके पास 300 डिवेंचर है कंपनी के, एंड डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बट पेड इन फर्स्ट कॉल, बट उसने वो पैसा कहाँ दे दिया? फर्स्ट कॉल में दे दिया। तो ऐसा हो सकता है कि अगर एक डिवेंचर होल्डर किसी एक कॉल में पैसा नहीं दे रहा तो उसकी नेक्स्ट कॉल में वो पैसा दे दे। तो यहाँ पर मेरे बच्चे यही सिनेरियो हमारे पास हो रहा है, और हमें इसकी क्या पास करनी है? जर्नल एंट्री, और प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। तो देखिए अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री तो सभी को आती है, बस हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो कॉल इन एरियर अलॉटमेंट में हुआ था, जिसका पैसा फर्स्ट कॉल में मिल रहा है, उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले जर्नल प्रिपेयर करी, फॉर्मेट बनाया, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन की एंट्री पास करनी है, तो एप्लीकेशन मेंशन किया। एप्लीकेशन कितने रुपए की है बेटा? 3 रुपए की। इसमें सबसे पहले एंट्री हम किसकी पास करेंगे? रिसीव की। फिर किसकी एंट्री पास करेंगे? ड्यू की। रिसीव की एंट्री आपको अब अच्छे से आती है। रिसीव की एंट्री क्या है बेटा बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए कितने नंबर ऑफ डिवेंचर कंपनी ने इशू किए थे? 10,000, है ना, 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किए थे। कितने रुपए के साथ? एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 3 रुपए की, तो 10,000 इंटू 3, 30,000 30,000। फिर कंपनी ड्यू करेगी। जिस डिवेंचर एप्लीकेशन को हमने लाइबिलिटी दिखाया था, क्रेडिट किया था, अब हम उसे डेबिट करेंगे। तो कितने से डेबिट करेंगे बेटा? 30,000 से ही डेबिट करेंगे। पर इसके जगह पे कंपनी क्या देगी अपने डिवेंचर होल्डर्स को? लेंडरशिप। तो लेंडरशिप का नाम क्या रखा जाएगा? 14% डिवेंचर अकाउंट। अब इसको लाइबिलिटी दिखाएंगे। देखो एक लाइबिलिटी तो कैंसिल होगी, बट इसकी जगह पे दूसरी लाइबिलिटी क्रिएट होगी 14% डिवेंचर। ये इस बात पे डिपेंड करता है कंपनी ने कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किए? 10,000। एप्लीकेशन की फेस वैल्यू कितनी है? 3 रुपये, तो 10,000 इंटू 3 30। तो डेबिट में भी 30, क्रेडिट में भी 30। ये एंट्री हमारी क्लियर हो गई।
फिर इसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट में पहली एंट्री ड्यू की होती है और फिर रिसीव की। तो यहाँ पे कंपनी कहेगी मेरे प्यारे डिवेंचर होल्डर 14% डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा भेजो। तो ये कंपनी के लिए एसेट है, तो इसलिए कंपनी ने इसको डेबिट करा। और हैंड टू हैंड कंपनी यहाँ क्या देती है बेटा, लैंडरशिप। तो लैंडरशिप किस नाम से दी जाएगी, 14% डिवेंचर के नाम से दी जाएगी। तो जो लैंडरशिप दी जाती है वो इस बात पे डिपेंड करता है वंस अगेन कि कितने नंबर ऑफ डिवेंचर कंपनी ने इशू किए, 10,000, और अलॉटमेंट कितने की है, 5 के। तो 50,000 रुपये से कंपनी लैंडरशिप दे रही है। और जितने से लैंडरशिप दे रही है कंपनी, यानी जितने से उन्हें लैंडर बना रही है, उतना ही पैसा कंपनी अलॉटमेंट में मांगेगी। तो अलॉटमेंट को एज अ एसेट दिखाकर हमने डेबिट किया 50,000 से सेम। फिर जब हमें पैसा रिसीव हो रहा है ना बेटा, तो जिस डिवेंचर अलॉटमेंट को हमने डेबिट किया ना, अब हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना क्रेडिट करेंगे भाई, जितना डेबिट किया था अपने उतना ही क्रेडिट करोगे डिवेंचर अलॉटमेंट को, 50,000 से। पर यहाँ पर ना कंपनी के पास सारा पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि रंजीत नाम का जो व्यक्ति है जिसके पास 300 डिवेंचर है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो 300 डिवेंचर पे कंपनी के पास कितने रुपए नहीं आए रिसीव में, 5 रुपए नहीं आए। तो 300 इंटू 5, 1500 रुपये, और कंपनी ने इसको दिखाया कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया बेटा, डेबिट हो गया। बोलो समझ में आ गई बात। हाँ, क्यों डेबिट हुआ, कंपनी का एसेट है भाई, कंपनी को लगता है अभी पैसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे वो दे ही देगा, और आगे वो दे भी रहा है, तो इसलिए कंपनी ने इसे टेम्परेरी अपना एसेट दिखाया। तो बताओ 50,000 में से 1500 नहीं आए तो बैंक अकाउंट में कितने आए होंगे, 48,500। और ये एक तरीके से आपकी हो गई बैलेंसिंग। ठीक है, बोलो क्लियर होगी बात, द आंसर इज यस। ठीक है, इसके बाद मेरे बच्चे आपने फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करी। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी गाइस, 2 रुपए की। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि फर्स्ट कॉल है हमारे पास 2 रुपीज़ की। इस पर सबसे पहले एंट्री वही ड्यू की लगेगी, और ड्यू की एंट्री क्या है बेटा, 14% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी यहाँ पर अब पैसा मांगेगी फर्स्ट कॉल का भी। तो कंपनी 14% डिवेंचर फर्स्ट कॉल को अपना दिखाई गया एसेट डेबिट करेगी, और क्रेडिट करेगी यहाँ पर किसको, 14% डिवेंचर को, क्योंकि कंपनी को पता है कि हमें यहाँ लैंडरशिप भी देनी है ड्यू में। तो कंपनी लैंडरशिप दे रही है 14% डिवेंचर के नाम से। पर मेरे बच्चे यहाँ पर ना देखो, हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, लैंडरशिप को ही, क्योंकि जितना कंपनी लैंडरशिप देती है टेक्निकली उतना ही पैसा कंपनी मांगती है। तो कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करे थे, 10,000। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2। तो 10,000 इंटू 2 करते हैं तो ये 20,000 आता है। तो जितने की कंपनी ने लैंडरशिप दी उतना ही पैसा कंपनी फर्स्ट कॉल में मांगेगी। तो फर्स्ट कॉल को डेबिट कर दिया एसेट मान के, क्योंकि कंपनी को पता है अब इसका पैसा कंपनी को मिलेगा, तो फर्स्ट कॉल को एसेट मान के डेबिट कर दिया 20,000 से। अब कंपनी जब रिसीव करेगी, तो जिस डिवेंचर फर्स्ट कॉल को कंपनी ने एसेट दिखाया था कि हाँ भाई इसका पैसा अब मुझे मिलेगा, क्योंकि हमने लैंडरशिप दी है डिवेंचर्स होल्डर्स को, तो अब ये जो पैसा हमारे पास रिसीव में आएगा, तो ये डिवेंचर फर्स्ट कॉल पहले डेबिट था, पर अब ये डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो क्रेडिट हो गया, क्योंकि कंपनी को इसका पैसा मिल रहा है। पर इसी का ही नहीं मिल रहा, यहाँ पर जो कॉल इन एडिट किया था ना रंजीत ने, वो पैसा भी मिल रहा है, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा था कि एक डिवेंचर होल्डर जो रंजीत है जिसके पास 300 डिवेंचर है, उसने डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बट पेड इन फर्स्ट कॉल, बट उसने वो पैसा कहाँ दे दिया, फर्स्ट कॉल में दे दिया। तो जो कॉल इन एरियर आपने पहले डेबिट किया था, अपना एसेट दिखाया था, आज आप उस एसेट को डेबिट को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे रिसीव में फर्स्ट कॉल की, क्योंकि आज आपको उसका पैसा मिल रहा है। तो जो कॉल इन एरियर पहले डेबिट था वो अब क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 1500 से। तो 20,000 रुपये तो कंपनी को डिबेंचर फर्स्ट कॉल के मिल रहे हैं, ठीक है, और 1500 रुपये किसके मिल रहे हैं, कॉल इन एरियर के। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में ना टोटल कितना पैसा आएगा इस बारी, 21,500। कंपनी को 1500 रुपये ज्यादा मिल जाएंगे। तो कंपनी को पता चल जाएगा यार एक पर्सन ने कॉल इन एरियर किया था, वो हमारा एसेट था, पर अब हमें उसके पैसे मिल रहे हैं, तो वो डेबिट से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे कंपनी को पता चला कि कंपनी के बैंक अकाउंट में टोटल आ गए हैं 21,500 रुपये। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर एंट्री पास कर दी मेरे बच्चे किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। अब उसने बोला बैलेंस शीट भी बनाओ, तो हमने कहा ठीक है भाई। तो सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फिर बैलेंस शीट, फिर एज ऑन डेट है नहीं तो डैश डैश डैश, एक्सट्रैक्ट लिखेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, नोट नंबर और अमाउंट। उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर लिखेंगे सबसे पहले इसमें शेयर होल्डर फंड, फिर वही शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, पर ये दोनों डैश ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई शेयर तो हम इशू नहीं कर रहे जो शेयर कैपिटल रेज हो। और यहाँ पर कंपनी अपने डिवेंचर्स को बेटा प्रीमियम पे इशू भी नहीं कर रही है जो रिजर्व एंड सरप्लस अराइज हो जाए, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल डैश डैश रहेंगे। पर यह सेकंड पॉइंट पे हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटीज आएगी लॉन्ग टर्म बोरिंग के नाम से, कितना, 14% डिवेंचर।
अब कितना अमाउंट आएगा, जितना कंपनी ने डिवेंचर इशू किया होगा। बताओ कितने डिवेंचर इशू करे थे, 10,000। कितनी फेस वैल्यू थी, 10 ईच। तो 10,000 इंटू रुपीज 10 ईच। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1 लाख रुपए के क्या आ गए, कंपनी के डिवेंचर्स आ गए। और कंपनी ने इनको दिखा दी अपनी नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि कंपनी को पता है कि हमें ये फ्यूचर में आगे जाकर रीपे भी तो करना होगा ना, तो इसलिए तो ये लाइबिलिटी भी है, तो इसलिए हमने इस लाइबिलिटी को नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर दिखाया एज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग। पर सर कॉल इन एरियर लेस तो कर दो, क्योंकि आपके पास 1,500 रुपये आए थोड़ी। तो देखो 1,500 रुपये आए नहीं थे, मैंने कॉल इन एरियर जरूर दिखाया था बेटा, पर वो फर्स्ट कॉल में मिल तो गया मुझे। और जब मुझे फर्स्ट कॉल में मिल चुका है तो फिर मैं यहाँ पर क्यों कॉल इन एरियर को लेस करूँ और क्यों ये बताऊँ कि मेरे पास पैसा कम आया है। मेरे पास तो एट द एंड पैसा पूरा आ गया ना। जिसने अलॉटमेंट में नहीं दिए थे रंजीत ने, तो उसने फर्स्ट कॉल में आकर तो दे ही दिए। तो टेक्निकली फर्स्ट कॉल के बाद जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मेरे लिए तो कोई कॉल इन एरियर नहीं है ना, क्योंकि जो पैसा नहीं आया था अलॉटमेंट में वो फर्स्ट कॉल में आ गया। इसलिए टेक्निकली डिवेंचर का हमारे पास पूरा पैसा आया है, 10,000 इंटू 10, 1 लाख, और हमने इसको अपनी फुल अमाउंट से लायबिलिटी दिखा दिया। तो इसी के साथ ना मेरे बच्चे, जो हमारा कंसेप्ट है ना कॉल इन एरियर का, वो खत्म हो जाता है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हो बेटा, ठीक है, ये आपका डाटा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर नोट करना चाहते हो तो करना चाहिए आपको वैसे, ठीक है। और ये है जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है, ये एंट्रीज आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है। और ये रही आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको राइट डाउन कर लेना। फिर ये है इसकी एंट्रीज और ये है इसकी बैलेंस शीट, ठीक है। वीडियो पॉज कर देना तुरंत, तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। और ये है इसकी जर्नल एंट्री, ठीक है। को पॉज कर लेना और इसको कॉपी कर लेना। और ये है आपकी इसकी बैलेंस शीट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में ना देखो हमने कॉल इन एरियर खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम अपना स्टार्ट करेंगे कॉल इन एडवांस, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, वीडियो के अपलोडेड होते साथ अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट्स का पूरा पूरा सोल्यूशन देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे बच्चे। आपका छोटा सा बोलते हैं ना कि एफर्ट जो सब्सक्राइब शेयर लाइक करने में लगेगा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। एफर्ट क्या ही लगना है बेटा, आप आराम से उसको लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और बोलते हैं ना सब्सक्राइब तो खैर करना ही है आपको, क्योंकि आपका छोटा सा बोलते हैं ना कि एक एफर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है, ठीक है। छोटा सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको अपना हाथ वहाँ लेकर जाना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही होना।